जी, आवाज आ रही है सब तक? सो हम जो है ना पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो है ना स्काफोल्डिंग जो है ना हेल्प कर रही है, या स्काफोल्डिंग का क्या रोल है। सो स्काफोल्डिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सबसे पहले बच्चे की अटेंशन को मैनेज रखना है, कि हम जो है ना बच्चे की अटेंशन का फोकस होना चाहिए, बच्चा अटेंटिव होना चाहिए। ऐसा ना बच्चे की अटेंशन कहीं और हो और फिर आप पढ़ा रहे हो। सपोज करें, इसका एग्जांपल यही है कि सपोज करें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कोई चीज़, और आप लोगों का जो है ना इस तरफ अटेंशन ना हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों को समझ चीज़ें नहीं आएगी। तो इसी तरह क्लास में भी यही होता है, जब बच्चे का अटेंशन ना हो तो समझ में नहीं आता। सो while you are scaffolding, when you are scaffolding or helping or assisting a child, then maintain the child's attention। ठीक है, लाजमी से, क्योंकि when child is not attentive to you, then the issue will be that like आप जो है ना पढ़ा रहे होंगे कंटिन्यूअस, एंड बच्चा जो है ना किसी और जगह पे ध्यान लगा के बैठा हुआ है। तो लाजमी है कि आप अटेंशन मैनेज करें। पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि वो स्ट्रेटेजी यूज करें जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू बच्चा सही से सीख सकता है। अदरवाइज बच्चा जो है ना इंजॉय नहीं करेगा लर्निंग को। अगर बच्चा किसी एक्टिविटी के थ्रू ज्यादा सीखता है तो कोशिश करें आप एक्टिविटीज यूज करें। रियाना, कुछ कहना है आपने? रियाना, आपकी आवाज नहीं आ रही, जस्ट वहां से थोड़ा बहुत शोर आ रहा है। ओके। सो द थर्ड पॉइंट इज दैट कि अडाप्ट द प्रोसेस टू द चाइल्ड्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट। और ये चीज़ देखें कि बच्चे की लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, बच्चा कितनी हद तक सीख चुका है, या बच्चे को कितनी सपोर्ट चाहिए। तो बच्चे को जितनी सपोर्ट चाहिए उतनी सपोर्ट दें, और फिर क्या करें, वो सपोर्ट हटा दें। ठीक है, और फिर वो सपोर्ट हटाना कहते हैं इसको क्या कहते हैं, फेड अवे टेक्निक। अच्छा, इसका एग्जांपल जनरली लेते हैं एक। इसका एग्जांपल ये है कि जब जो है ना लैंटर्न वगैरह लग रहा होता है घर में, तो उसको नीचे से जो है ना लकड़े वगैरह लगा के उसको टेक दे के खड़े हुए होते हैं। लेकिन जब वो लैंटर्न फिक्स हो जाता है ना, तो बैठ जाता है उसी जगह पे, तो फिर वो नीचे से जो सारा मटेरियल होता है, लकड़े वगैरह होते हैं, वो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ सही अब उस जगह पे आ गई है। तो बच्चे का एग्जाम्पल भी यही है कि जब बच्चा उसी लेवल पे आ जाए, लर्निंग पे आ जाए, तो फिर आपने वो टेक्निक क्या करनी है, हटा देनी है। तो इसको हम कहते हैं फेड अवे टेक्निक। अच्छा, अब जो सर है जोन का भी कोई एक एग्जांपल दे दें आप। जोन। अच्छा, जोन और इसका फोल्डिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, अब जोन ये है कि सपोज करें, यहाँ पे ये एग्जांपल दे देता हूँ आपका। जोन ये है कि आपने पियाजे की थ्योरी भी सीखी है, और हम जो है ना वाइगास्की की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि आपके पास दोनों की लर्निंग है, लेकिन आप दोनों को सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अब आप इस जोन में हैं, आप ऐसी जो है ना सिचुएशन में हैं कि आप दोनों को सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो ये जो सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे वाली सिचुएशन है, इसको असल में जोन कह रहे हैं, जिसमें आपको या बच्चे को हेल्प चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कि वो सही से दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। सो दिस इज कॉल्ड जोन। और वाइगास्की ने इसको कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका डिफरेंस देखते हैं कि प्याजे और वाइगास्की का डिफरेंस क्या है। अब देखें, प्याजे ने जो है ना सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल बहुत ही कम जो है ना फोकस किया है, इसकी बहुत कम डिस्कशन की है। लेकिन वाइगास्की का सारा फोकस सोशल जो है ना इस पे था, क्या कहते हैं, इंटरेक्शन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में था। भाई प्याजे ने कहा ना, बच्चा जो है ना, बच्चे की जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, या नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट करता है, वो थ्रू कॉग्निशन करता है। और वो कॉग्निशन कुछ स्टेजेस में होती हैं, जो उसने 4 स्टेजेस बताए थे। लेकिन यहाँ पे वाइगास्की का कहना था कि बच्चा जो सीखता है या जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, वो सोशली कंस्ट्रक्ट करता है, सोसाइटी से सीखता है। अब प्याजे का क्या था, प्याजे ने फोकस किया कि भाई वो इन स्टेजेस के थ्रू गुजरेंगे बच्चे, ये स्टेजेस फॉलो करेंगे, तो ही डेवलपमेंट होगी अगले स्टेज में। एक स्टेज पूरी होगी तो नेक्स्ट स्टेज पे बच्चे की डेवलपमेंट होगी। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है,
कि ज़रूरी नहीं एक स्टेज से डेवलपमेंट पूरी होगी तो फिर दूसरी स्टेज में डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे कोई फोकस स्टेजेस का नहीं था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था इक्विलिब्रियम था, स्कीमा था भाई के मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑलरेडी, फिर उसमें नॉलेज को जो है ना फिट इन किया जाए तो वो असिमिलेशन होती है, और जो ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है और जो फिर न्यू नॉलेज आ रही है उसके बीच में जो यानी उस दोनों को बैलेंस करना इक्विलिब्रियम है। एंड अकोमोडेशन ये है कि आप जो है ना न्यू नॉलेज को गेन करें और फिर उसको जो है ना फर्दर इम्प्रूव करें, तो उसको अकोमोडेशन कहेंगे। यानी इन्होंने की प्रोसेस एंड डेवलपमेंट लर्निंग दी कि कौन से प्रोसेस हैं। और लेकिन इन्होंने कहा, वागास्की ने कहा भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, स्काफ फोल्डिंग होती है, लैंग्वेज और डायलॉग होता है डेवलपमेंट में, और कल्चर भी एज अ टूल काम करता है जब बच्चे की डेवलपमेंट की बात की जाए, या जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट या लर्निंग डेवलपमेंट की या नॉलेज डेवलपमेंट की बात की जाए। अब रोल ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे बहुत मिनिमम था प्याजे की थ्योरी में, लेकिन वाइगार्स्की की थ्योरी में जो लैंग्वेज का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा था लैंग्वेज पे भी है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है और जो है ना इंटरेक्शन हो रही है। अब टीचिंग इम्प्लीकेशन देखें, सपोर्ट चिल्ड्रेन टू एक्सप्लोर दियर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज। यहाँ पे था प्याजे का कि ये थ्योरी जो है ना आप जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं थ्योरी को, क्योंकि बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हैं स्टेजेस में ताकि वो नॉलेज को डिस्कवर कर सकें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे था कि आप बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसा माहौल, ऐसा जो है ना कल्चर क्रिएट करें, ऐसा सोशल सिस्टम क्रिएट करें जिसमें बच्चा खुद सीखे और अपनी जो है ना स्किल्स को पीयर्स के साथ भी जो है ना शेयर करे और पीयर्स से भी सीखे। तो ये था जनरल डिफरेंस, क्योंकि प्याजे जो है ना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, उनकी स्टेजेस थी। वैगास्की ने सोशल, लैंग्वेज एंड कल्चर के थ्रू जो है ना लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया है। अच्छा, ये थ्योरी वो दोनों थ्योरी, प्याजे की थ्योरी एंड वाइगॉत्स्की की थ्योरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी आती हैं, ठीक है। तो अब ये हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हैं और जो है चाइल्ड डेवलपमेंट भी हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में ज़्यादातर एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कस की जाती है कि बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझें। फिर यह भी कहा जाता है कि सोशल सेटअप को देखा जाए, स्टेजेस को भी देखा जाए, तो डिफरेंट थ्योरीज है। ये कुछ थ्योरी जो इसमें हो जाएंगी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये एक और स्लाइड रखी हुई है कि जीन प्याजे और वैगास्की की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे लर्निंग सोलेटरी थी, लेकिन यहाँ पे लर्निंग सोशल है। यहाँ पे बच्चा अकेले सीख रहा था और यहाँ पे सोशल के थ्रू। यहाँ पे जो डेवलपमेंट को ड्राइव कर रहा था वो मेचुरेशन थी, ठीक है। यहाँ एक स्टेज पूरी हो रही थी तो देन नेक्स्ट स्टेज। लेकिन यहाँ पे एंजॉयमेंट फ्रॉम अदर्स, मोटिवेशन एंड लर्निंग, और यहाँ पे लैंग्वेज का रोल है बिल्कुल जो है ना ये है कि लैंग्वेज के थ्रू ही थाट जो होती है, इंसान की जो सोच होती है या जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं वो लैंग्वेज को ड्राइव करती हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वैगास्की ने कहा लैंग्वेज होगी तभी थाट ड्राइव करेगी, ठीक है, लैंग्वेज ड्राइव करती है थाट्स को। सो बायोलॉजी का यह रोल है कि मेचुरेशन डिक्टेट्स द पेस ऑफ डेवलपमेंट। बायोलॉजी में तो हमने यही चीज़ें सीखी हैं कि भाई डेवलपमेंट तब होगी जब मेच्योरेशन होगी, यानी एक एज से दूसरी एज में, तीसरी एज में, फिर ऐसे ही डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन इसमें यहाँ पे यह है कि एलिमेंट्री फंक्शंस आर इनेट। एलिमेंट्री फंक्शंस का मतलब यह है कि किस तरीके से कहाँ किस जो है ना इंटरेक्शन में हो रहा है, ये जो है ना रोल प्ले करती हैं। सो चाइल्ड एक्टिव कहाँ पे है, वाइगॉत्स्की के वाली जगह पे चाइल्ड का बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉग्निटिव स्कीमास तो जो है ना एक्टिवली मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा ओवरऑल एक्टिव है, फीडबैक भी लेता है, यहाँ पेरेंट्स को भी से लेता है, इंस्ट्रक्टर से लेता है। यहाँ पे कोई ज़्यादा फोकस फीडबैक वगैरह का नहीं है। तो वाइगॉत्स्की की थ्योरी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है जॉन पियाजे की थ्योरी से। अगर एग्जाम में आ जाता है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो वाइगॉत्स्की को सपोर्ट करके आए, क्योंकि थ्रू सोशली जो है ना सही चीज़ें सीखी जा सकती हैं, इंटरेक्शन के थ्रू आइडियाज़ को शेयर किया जा सकता है। एंड लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी थाट को डिलीवर करने में। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम अपने थाट, अपने आइडियाज़ जो है ना शेयर कर नहीं पाएंगे। सो ये था आज का सेशन, छोटा सा था, ठीक है, क्योंकि बहुत मज़ेदार थ्योरी थी। होप यू ऑल एंजॉयड इट। बाकी ये जे जिस जी इसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर दूंगा इसमें फोल्डर में।
वहाँ पे आप देख के अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत इजी थ्योरी है, तो इस वजह से मैंने इसके जो है ना नहीं रखा कोई सीआर को फिलहाल इस स्लाइड में। सर मॉडल पेपर दोबारा पढ़ाइएगा? अच्छा, चलें 1 मिनट। किस टाइम शुरू की थी मीटिंग हमने दोबारा? चलें ऐसा करते हैं, आप लोगों से मॉडल पेपर पढ़ा देता हूँ, थोड़ा टाइम है अभी। स्लाइड शो हो रही है सबके पास? मॉडल पेपर के सीआरक्यूज की स्लाइड शो हो रही है? नो कैसे? अच्छा, मॉडल पेपर बेस्ड सीआरक्यूज की स्लाइड शो हो रही है आपके पास? नो, ठीक है, देखते हैं, कोई मसला नहीं, हो जाएगी शेयर। अब तो हो रही है ना? जी जी, वो शेयर कर दें। ब्लैक मॉडल पेपर बेस्ड सीआरक्यूज अब हो रही होगी शो। जी, तो देखें, आपके मॉडल पेपर में क्या था कि मॉडल पेपर में एक टेबल दी गई थी जिसमें सीरियल नंबर था, आइटम और क्वेश्चन की बात थी, एंड देन आप लोगों को ये भी दिया गया था कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर की पॉइंट भी दी गई थी, एंड उसके साथ साथ लेवल का बताया गया था, रिब्रिक्स दिए गए थे। तो ये देखें, अब हम इसी में जो है ना डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर, लेवल और रुब्रिक्स क्या हैं, ये क्वेश्चन किस तरीके से जो है ना इसको टच कर रहे हैं। अब ये पहले सबसे बताता चलूं कि सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कंटेंट, या कौन सा एरिया जिससे सवाल लिया गया है, या करिकुलम की बात हो जाती है, या जो कंटेंट या जो स्पेसिफिक एरिया पढ़ाई जा रही है, चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसको फोकस करता है। तो सब्जेक्ट मैटर मोस्टली जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर का वो सब्जेक्ट, यानी सपोज करें अगर ओवरऑल एक साइंस का टीचर है, तो उसकी सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो मतलब उसकी एक्सपर्टीज साइंस में होगी। अगर एक जो है ना उर्दू का टीचर है, उर्दू लैंग्वेज का, तो उसकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज जो होंगी उर्दू में होंगी। तो सब्जेक्ट का मतलब है एरिया या टॉपिक या जो कंटेंट है या जो करिकुलम जिससे सवाल आया है या पढ़ाया जा रहा है। और फिर जो लेवल की जब बात कर रहे हैं ना हम, लेवल तो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को टच करेंगे। 6 लेवल ऑफ जो है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 लेवल्स हमने पढ़ी, जिसमें रिमेम्बरिंग था, अंडरस्टैंडिंग था, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवाल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, तो उन स्टेजेस को टच कर रहा है। ये जस्ट ओवरऑल जनरली एज अ मॉडल आप लोगों से शेयर किया गया है, लेकिन आप जब सवाल आएगा ना वहाँ पे पेपर में, तो ये आप लोगों से चीज़ें शेयर नहीं की जाएंगी, ना आप लोगों को। हाँ, ये अटेम्प्ट करें लाजमी। तो जब ये सवाल आएगा आपको पेपर में ना, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा कि ये रुब्रिक्स हैं, ये लेवल है, ये सब्जेक्ट मैटर है, आप अटेम्प्ट करें। आपसे सिर्फ ये सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा भाई? व्हाट इज द की डिफरेंस इन हाउ द ओरिजिनल जो है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल कॉग्निटिव कैटेगरीज, किस तरीके से कॉग्निटिव कैटेगरीज ये जो है ना टैक्सोनॉमी को जो है ना कैटेगराइज कर रही हैं, क्या डिफरेंसेस हैं मतलब।
तो यहाँ पे देखें, जो सब्जेक्ट मैटर है या जो टॉपिक हो रहा है या जो कंटेंट है जिसकी बात हो रही है, वो असल में ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्योंकि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंटेंट का पार्ट है, तो इस वजह से इसको सब्जेक्ट मैटर में रखा गया। अच्छा, लेवल कौन सी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की? देखें, एक तो व्हाट इज द की डिफरेंस, की डिफरेंस की बात आ गई तो मतलब ये एनालिसिस है, ठीक है। फिर ये भी बताना है कि किस तरीके से लेबल कर रही हैं कॉग्निटिव कैटेगरीज को, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना भी लाजमी है। पहली बात तो जब आप डिफरेंस करेंगे तो उसमें भी आपकी कंप्रीहेंशन होना लाजमी है, तो ये कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा डीप में देखें तो ये एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कंप्रीहेंशन भी आ जाएगी। तो एनालिसिस एंड कंप्रीहेंशन लेवल का क्वेश्चन है। फिर आप इसमें रुब्रिक्स दिए गए हैं, क्या रुब्रिक्स हैं सपोज करें, मैंने कौन से रुब्रिक्स रखे हैं, मैंने रुब्रिक्स रखे हैं कि करेक्टली आइडेंटिफाई द की चेंज फ्रॉम नाउन टू वर्ब। पहली बात तो वो बताता है, आइडेंटिफाई करता है कैंडिडेट कि भाई नाउन टू जो है ना वर्ब चेंज हुई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। फिर जो है ना सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस हैं, उनको भी जो है ना सिग्निफिकेंस उनकी भी बताता है। तो ये भी 5 पॉइंट्स होंगे और इनको ओवरऑल 10 मार्क्स मिलेंगे अगर ये इस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, नाउन टू वर्ब भी लिखता है, ये जो की डिफरेंस था नाउन टू वर्ब वो लिखता है, और फिर उनको एक्सप्लेन भी करता है कि क्या ज़रूरत थी नाउन से वर्ब आने की। तो फिर ये इसको जो है ना 10 मार्क्स मिलेंगे। ये वैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कम से कम 4 या 6 मार्क्स का है। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी किस तरीके से हमें हेल्प करती है एसोलोज। जी जी। सर ये जो आपने सेकंड में पढ़ा है कि कैंडिडेट ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हम्म। दिस, तो वहां पे लिखना होगा ये, क्या? मतलब सब पेपर किस टाइप में होगा? आप कह रहे हैं कि ये आइटम और क्वेश्चन लिखा होगा, नहीं सब्जेक्ट नहीं नहीं मैटर नहीं, लेवल हमें खुद लिखना ये और देखें, ये जो क्वेश्चन है सपोज करें ये हाउ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प स्ट्रक्चर, ये सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा वहां पे आपके पास। वहां पे आपके पास ये नहीं कहेगा ये सब्जेक्ट मैटर है आपका, ये लेवल है, और ये आपके जो है ना क्या है, रुब्रिक्स हैं, अब आप ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे नहीं आएगा। ये सिर्फ ये सवाल सर ये आएगा, ये असेसमेंट के लिए जी जब असेसमेंट करेंगे ना, तो फिर आप वहां पे असेसमेंट वाले को देंगे कि ये रुब्रिक्स हैं, इस तरीके से असेस करो। तो ये रुब्रिक्स ऑलरेडी इन्होंने मॉडल पेपर क्यों दिया है या ये शेयर क्यों किया है, इसका रीजन ये है कि उस तरीके से टीचर खुद को तैयारी करें। सपोज करें आप, ये सवाल आ जाता है, हाउ डज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प स्ट्रक्चर एसोलॉज। देखो 3 चीजों की बात है यहाँ पे, एक भाई किस तरीके से एसोलॉज को हेल्प करती है बनाने में, दूसरा टीचिंग स्ट्रेटेजीज में कैसे हेल्प करती है, तीसरा असेसमेंट में कैसे हेल्प करती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखें 3 चीजें पूछी गई हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस तरीके से हेल्प कर रही है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने में, स्ट्रेटजीज को फिट करने में, और उस हिसाब से असेसमेंट को बनाने में। तो 3 चीजें पूछी गई हैं। वो अब ये कंटेंट तो वैसे बिल्कुल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का है, लेकिन एज वेल एज एंड असेसमेंट की बात करें तो ये इंस्ट्रक्शनल यानी टीचिंग प्लानिंग भी आ जाती है इसमें, और फिर ये कंप्रीहेंशन एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन है। अब देखें, जब 3 चीजें पूछी गई हैं तो आप 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। भाई किस तरीके से पहले बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि हमें पता होता है कौन से वर्ब कौन से जो है ना लेवल के हैं, फिर उस हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उस टॉपिक के हिसाब से। सपोज करें मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो आप जो है ना ऑब्जेक्टिव्स भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से सेट करेंगे, एसओएस बनाएंगे। आपके पास वो एक लेवल होगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के बनेंगे क्वेश्चन एक तो, ठीक है, और दूसरा जो है जो है एनालिसिस लेवल के भी हो सकते हैं कि पार्ट्स में जो है ना डिवाइड करें उस टॉपिक को, उसमें कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं। फिर दूसरा ये, फिर आप कहेंगे भाई किस तरीके से टीचिंग में हेल्प कर रही है, टीचिंग में किस तरीके से हेल्प कर रही है कि जब आपके पास जो है ना पता होगा इस लेवल का जो है ना एसएलओ है, ये लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो आप जो स्ट्रेटजीज बनाएंगे या आप जो पढ़ाएंगे ना वो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ाएंगे, ना कि रिमेम्बरिंग लेवल पे, कि आप उनको बोलें कि डेफिनेशन याद कर लें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात होगी तो ये अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस अप्लाइंग लेवल का क्वेश्चन है। तो वहाँ पे आप अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं टीचिंग है वो अप्लाइंग लेवल, एनालिसिस लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल की सेट करेंगे, जिसके थ्रू बच्चा सही से गेन कर सके। एंड तीसरी चीज देखें इस क्वेश्चन में क्या आ रही है, असेसमेंट। अब जब आपके पास एसोलॉज का पता होगा, टीचिंग स्ट्रेटेजीज का पता होगा, तो आप असेसमेंट भी वो करेंगे जो आपके एसोलॉज हैं, जो आप मेयर करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं।
और जिस हिसाब से आपने स्ट्रेटेजीज रखी हैं। तो इस तरीके से देखें, ये चीज़ एक अलाइनमेंट है। एसएलओज, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड असेसमेंट की अलाइनमेंट होना लाजमी है। कि सपोज करें एसएलओ आपका रिमेम्बरिंग लेवल का है और असेसमेंट आप एनालिसिस लेवल की करें, तो फिर ये असेसमेंट वैलिड असेसमेंट नहीं होती। तो ये चीज़ें अलाइंड हैं ब्लूम्स में। तो ब्लूम्स को हमने सही से पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है। जिनने नहीं पढ़ी तो वो पिछले जी लेक्चर्स देख लें, 2 बार हम पढ़ चुके हैं ब्लूम्स को। तो ये देखें फिर। सर। सर जी सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर काफी स्टूडेंट्स को इस जो ये आपने मॉडल पेपर दिया है इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसके लिए जो ज्यादा सही रहेगा वो यही रहेगा कि आप हमसे असेसमेंट लें इस हवाले से। ये ऐसे ही जी जी, कुछ अब देखें जो ये भी टेस्ट क्वेश्चन। आने वाली है, जी 10 लेक्चर तो हो ही गए हैं, तो आप ले सकते हैं इसमें जी से। जी, डोंट वरी डोंट इससे वरी, क्या आप होगा लोगों कि से। हमें इससे आप क्या होगा कि हम अपने आप को सही से प्रिपेयर भी कर पाएंगे और जो अभी अप्स एंड डाउन्स हैं हम उनको भी सही से सेट कर लेंगे फिर। बिल्कुल, आप परेशान ना होएं, आपसे एग्जाम भी लेंगे। अब देखें ये क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने भेजे थे, मैंने आप लोगों से कहा था अटेम्प्ट करके ग्रुप में शेयर किए, लेकिन आप लोगों से, क्योंकि अब यहाँ पे सामने मार्क्स भी लिखी पड़ी हैं, सपोज करें तो आप अटेम्प्ट करके ग्रुप में शेयर करें। तो सपोज करें अलीगुल अटेम्प्ट करता है तो उसका आप देखें, फिर उसको कहें कि आपके ये चीज़ें इम्प्रूव करें। और फिर सपोज करें कोई आप में से हेरा है, कोई दूसरी मैडम है, वो जो है ना अटेम्प्ट करती है फिर ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ग्रुप में शेयर करें, तो आप देखें तीनों चीज़ों को उन्होंने सही से डिस्कस किया है, बताया है रूब्रिक्स के हिसाब से या ना। तो फिर ये एक दूसरे को फीडबैक भी दें, तो ये प्रैक्टिस करें। ये देखें 3 क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे, तीसरा क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है। सर ये जी सर, जी जी। सर ये जो रूब्रिक्स लिखे हुए हैं ये हमने खुद लिखने हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। नहीं, आप पेपर में सिर्फ इसका जवाब लिखेंगे जो सवाल है। जो ये रूब्रिक्स आपने लिखे हुए हैं। हाँ, रुब्रिक्स का मतलब ठीक है है कि सर। आपको आपको जो मार्क्स दी जाएंगी तो ये चीजें कंसीडर की जाएंगी कि आपने सही से डिफाइन किया है तो 5 मार्क्स मिलेंगी, आपने नहीं किया तो 4 मार्क्स मिलेंगी। तो रुब्रिक्स का मतलब होता है उस तरीके से मार्क्स देना जिस तरीके जितना उसने बच्चे ने परफॉर्म किया है। ठीक है सर। बात समझ सर में कोई आई? अटेम्प्ट करेगा तो फिर जी मैं। जी। अब सर मैं आपने। थोड़ी कंफ्यूज हूँ हाँ, इसके लिए। अब आप कंफ्यूज ना हो, देखें ये जो सवाल है ना, क्वेश्चन, ये सिर्फ आपने सर सिर्फ इसका जवाब देना है। अब जब ये जवाब देना है तो आप देखें, अब अगर आप चीज़ें थोड़ी बहुत माइंड में ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप जनरली एक डेफिनेशन लिख देंगी, 1-2 पॉइंट ऐड करेंगी। लेकिन जब आपको पता होगा कि रिब्रिक्स होते हैं सवाल को जो है चेक करने के वक्त, अब फिर आप सवाल को सही से पढ़ेंगी। भाई, वाई इट इज नेसेसरी टू कंसिडर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। पहली बात ये देखो क्या कह रहा है, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को क्यों सर। कंसीडर किया जाए लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे देखें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी है जो एक सवाल में इसमें आ जाती है, वो ये है कि पहले कॉग्निटिव डोमेन है ना, इससे पहले तो आप थोड़ा कॉग्निटिव डोमेन के बारे में लिखेंगे ओवरऑल जनरली, फिर कहेंगे कि अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन क्यों ज़रूरी हैं। तो जब हम असेस करेंगे या जो असेसमेंट करेगा तो उसके पास ये रुब्रिक हो सकता है, सपोज करें कि वो अफेक्टिव डोमेन को सही से डिस्कस करता है, 5 पॉइंट्स मिलेंगी फिर उसको 5 मार्क्स। फिर वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है कि कॉग्निटिव डोमेन क्यों सही नहीं है, या पूरी सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन से बच्चा सही सीख नहीं पाएगा, तो ये उसके 5 मार्क्स मिलेंगी। फिर रिलेवेंट एग्जाम्पल देता है इसके हवाले से अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स के, तो 5 मार्क्स उसकी भी मिलेंगी, ओवरऑल 15 मार्क्स मिलेंगे उसको। ये जब कोई असेसमेंट करेगा, जब आपका पेपर हो जाएगा, आप पेपर दे देंगी, तो फिर एसटीएस वाले असेसमेंट करवाते हैं, तो उस टाइम ये रूब्रिक्स देंगे कि ये रूब्रिक्स हैं, इस रूब्रिक्स के हिसाब से आप असेसमेंट करके दें। इसी वजह से ठीक फिर आप हम ठीक है। सही भी लिख कर आते हैं, लेकिन फिर वो पता चलता है कि हमारा जो है मार्क्स कम आई हैं। वो इस वजह से होता है कि हम सवाल को सही से समझते नहीं हैं, हम सवाल के हर एरिया को टच नहीं करते, तो इस वजह से फिर मार्क्स कम पड़ जाती हैं। होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। जी सर। जी सर, थैंक जी, रुब्रिक्स के लिए आप लोगों को खुद की अंडरस्टैंडिंग सेट करनी है कि इस सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट करें या इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें और ग्रुप में शेयर करें, एक दूसरे के साथ फीडबैक दें, ठीक है। और फिर मैं भी शेयर फीडबैक दूंगा, सर आतिम भी हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहेगी और एक दूसरे की लर्निंग भी चलती रहेगी।
सपोज करें एक बंदा शेयर करता है तो दूसरा उसको पढ़ेगा पढ़ेगा तो वो उसके आइडियाज देखेगा किस तरीके से जो है ना सवाल अटेम्प्ट किया गया है, फर्दर इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट पढ़ें तो ये माइंड में रख के पढ़ें कि इसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, या इसको मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगी, या मैं इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं टॉपिक। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं हम। कल भी क्लास होगा हमारा। तो कल साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।